दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति या जिसे आप रेखा गणित कहते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा विश्लेषण होने वाला है ज्योमेट्री में, हम वृत्त के बारे में करने वाले हैं, कुछ उसके पार्ट्स के बारे में करने वाले हैं। अतः वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितने सारे पार्ट्स जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, आर्क, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, टैंजेंट, इन तमाम चीजों के बारे में विश्लेषण करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का और सिखाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृत्त के पहले हमने ज्योमेट्री में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट्स के, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गया है बेसिक मैथ का, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम जो वृत्त का विश्लेषण करने वाले हैं, अब इसमें हम सीखेंगे कि आज हमें वृत्त में क्या क्या चीज पढ़ना होता है, क्या क्या चीज सीखना होता है, क्या क्या चीज जानना होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे वृत्त को लेके। ये पूरा मार्कर ले लें। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा वृत्त होता क्या है, हमारा वृत्त होता क्या है। वृत्त की परिभाषा के बारे में सबसे पहले ध्यान देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे चारों तरफ से स्थित बिंदुओं का जो संग्रह है, समस्त बिंदुओं का जो संग्रह होता है ना, वही वृत्त कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कि यह अगर हमारे पास सेंटर है, यह एक निश्चित बिंदु है किसी समतल पे, तो इससे समान दूरी पे बाबू, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, इससे समान दूरी पे स्थित, ठीक है ना, चारों तरफ से समस्त बिंदुओं का संग्रह, यह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। और इस सेंटर से वृत्त की ये जो दूरी जो होती है ना, वृत्त की जो परिधि की जो दूरी होती है, हम आपको परिधि के बारे में ही बताएं, ये क्या होता है? बिल्कुल सब इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, यानी समान दूरी पे होते हैं। तो चलिए मैं एक अच्छा सा फिगर बना के उसको बाद आपको समझाने का अच्छे से प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप परिभाषा से समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। एक हम वृत्त यहां पे अपना तैयार करते हैं। यह हमारे पास एक वृत्त हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी चारों तरफ से ये क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस पे होता है। चारों तरफ से स्थित जो समस्त बिंदुओं का जो संग्रह होता है ना, वही हमारा वृत्त होता है। और अंग्रेजी परिभाषा जैसे कि आपके सामने ऊपर लिखा गया है, यहां देख सकते हैं, जैसे कि A circle is a plane figure consisting of all points such a way that its distance from a center fixed point is always same। कहने का मतलब वही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि जो समतल में स्थित जो हमारा बिंदु होता है, समतल में स्थित एक जो निश्चित बिंदु होती है, उससे समान दूरी पे इक्वी डिस्टेंस पे स्थित जो चारों तरफ से जो समस्त बिंदुओं का जो संग्रह होता है, क्योंकि ये वृत्त जो है ना, यह बिंदुओं के संग्रह से मिला हुआ है, यह बहुत सारे बिंदुओं से क्या है, उनके संग्रह से यह मिलकर बना हुआ है। इसी चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम वृत्त कहेंगे, यानी सर्किल कहेंगे। दूसरे भाषा में अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं कि ए सर्किल इज, ठीक है, ए राउंड शेप्ड फिगर। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि एक वृत्त जो होता है ना, यह राउंड शेप्ड फिगर होता है, एक गोलाकार आकृति होती है। दैट हैज, जिसमें आप लिख सकते हैं, दैट हैज नो एजेस, जिसके कोई किनारे नहीं होते हैं, इसमें कोई किनारा नहीं होता है। साथ ही साथ नो कॉर्नर्स, और इसमें कहीं कॉर्नर्स भी नहीं होते हैं। कॉर्नर्स का मतलब यह होता है बाबू कि किसी बिंदु पे जब दो रेखाएं आके मिलती है ना, तो वहां पे ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल के जो वर्टेक्स हमारा पॉइंट होता है ना,
जिसको आप शीर्ष बिंदु कहते हैं, वही हमारा कॉर्नर होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं भी वृत्त में नहीं बनता है। यानी एक हम और आसान भाषा में और एक बहुत ही छोटा डिफिनेशन से हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि सर्किल इज ए राउंड शेप्ड फिगर। वृत्त जो होता है ना, यह गोलाकार एक आकृति होता है, डेट हैज, जिसमें कोई किनारे नहीं होते और ना ही कोई उसके कॉर्नर्स होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब कुछ आगे का हम विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सर्किल क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों अब इसके बाद हम सर्किल में सेंटर की बात करेंगे। सेंटर यानी इसके केंद्र के बारे में बात करेंगे। सेंटर, सेंटर यानी इसके केंद्र के बारे में बात करेंगे। केंद्र वह होता है, केंद्र वह होता है, ठीक है ना, जिसमें वृत्त की परिधि से, केंद्र वह होता है जिसकी वृत्त की परिधि से जो उसकी जो दूरी होती है ना, चारों तरफ से क्या होती है, समान होती है। यानी वृत्त की परिधि से दूरी का मतलब ये वृत्त का परिधि हो गया, और इससे जो यहाँ की जो दूरी होगी, सेम दूरी यहां से इसकी भी होगी, सेम दूरी इसकी यहां से यहां भी होगी। यानी वृत्त के जो हमारा परिधि होता है, उसके परिधि से निश्चित दूरी पर अवस्थित बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहते हैं। वृत्त की परिधि से निश्चित स्थान पर अवस्थित या स्थित बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहते हैं, यानी उसे सेंटर कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों सेंटर के अलावा अब हम बात करेंगे इसके सरकमफ्रेंस यानी इसकी परिधि के बारे में। सरकमफ्रेंस यानी इसकी परिधि के बारे में। सरकमफ्रेंस, ठीक है ना, यानी परिधि, परिधि, ठीक है ना। इसको परिमाप भी कहा जाता है या परिमिति भी कहा जाता है, परिमिति, ठीक है ना। इसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस को हम परिधि, परिमाप, परिमिति या इसको सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तो एक निश्चित बिंदु से चलकर, एक निश्चित बिंदु से चलकर फिर उसी तरफ उस बिंदु पे लौट आना। एक निश्चित बिंदु से चलकर आप पुनः उसी बिंदु पर वापस लौट आना। इसके द्वारा जो चला गया जो टोटल जो डिस्टेंस हमारा होता है, चली गई जो टोटल जो दूरी होती है, ठीक है ना, वही दूरी क्या कहलाती है, हमारा परिधि कहलाती है। यानी जिसको आप सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू कि यह हमारा, मान लीजिए कि सी से हमने चलना शुरू किया, यह हमारे पास एक पॉइंट सी हो गया, एक सेकेंड थोड़ा मार्कर मोटा हो गया है ना, सी हो गया। इस सी पॉइंट से अगर हम चलना शुरू किए, फिर वापस इसी सी पॉइंट पे आके रुक गए, इसके द्वारा हमारे द्वारा तय की गई जो टोटल जो डिस्टेंस हुआ, जो चला गया जो टोटल डिस्टेंस हुआ, वही डिस्टेंस क्या कहलाया, हमारा परिधि कहलाया, या वह वृत्त का परिमाप भी कहलाएगा, जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम आगे की बात करें इसी वृत्त में, अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया, हमने सेंटर के बारे में जाना, हमने सरकमफ्रेंस के बारे में जाना यानी इसकी परिधि के बारे में जाना। अब आइए हम इसके रेडियस के बारे में जानेंगे कि त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित दोनों बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारे पास केंद्र का बिंदु ये हो गया, या हमारे पास केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, और यह हमारे पास वृत्त की परिधि का एक बिंदु हो गया। यहां से जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या,
ध्यान में रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या किसे कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के बिंदु पर वृत्त के परिधि पर अवस्थित किसी भी बिंदु पे जो लिया गया जो हमारा डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, हमारा त्रिज्या होता है, यानी रेडियस होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये O है और ये A है, तो यहां से OA जो हुआ यह क्या हुआ, त्रिज्या हुआ, यानी रेडियस हुआ। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब चलिए रेडियस के बाद हम डायमीटर के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें हम फिर से एक बार रेडियस का चर्चा करेंगे और हमारा रेडियस फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, व्यास वह होता है वृत्त का व्यास वह होता है जिसमें वृत्त की परिधि पर अवस्थित किसी एक छोर की बिंदु से लिया गया लाइन जो वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरे छोर पे अवस्थित उस बिंदु को क्या करता है, टच करता है, छूता है। इस स्थिति में हम कहते हैं कि वह हमारा वृत्त का व्यास है। जैसे कि इस वृत्त में मैं आपको व्यास को अगर बताना चाहूं तो जैसे कि देख लीजिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, यह हमारे पास केंद्र हो गया, पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, सेंटर, यह हमारा केंद्र हो गया। वृत्त के परिधि पर अवस्थित किसी एक बिंदु से हमने मान लीजिए कि ये बिंदु ले लिया, इससे लिया गया वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर या वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए वृत्त के परिधि के किसी दूसरे छोर के, यानी वृत्त के परिधि के दूसरे छोर पे उसके बिंदु पे आके मिले। इस स्थिति में कहते हैं कि यह हमारा वृत्त का क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। यानी अगर ये हमारा A है और अगर B है तो इसे हम कहेंगे, यानी हम अभी क्या आपको बता रहे हैं, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है ना। तो यहां से AB हमारा बाबू क्या हो जाएगा, AB हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी यह व्यास हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और एक चीज याद रखिएगा बाबू, वृत्त को दो बराबर हिस्सा में बांटने वाला जो भुजा जो होता है ना, या जो लाइन सेगमेंट होता है, यानी वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला, यानी दो इसको अर्ध वृत्त में करने वाला, बांटने वाला जो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट जो होता है ना, वह वृत्त का व्यास कहलाता है। अब जरा देख लीजिए, AB जो है यह हमारे पास व्यास है और वह इस वृत्त को ना दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है, बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। और यह वृत्त की सबसे बड़ी भुजा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी क्या हो जाती है, रेखाखंड हो जाती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जो रेखाखंड होती है, ठीक है ना, वह वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है ना। और इसी व्यास को बाबू अगर हम आधा कर दें, तो वही व्यास आधा, यानी आधा व्यास क्या कहलाता है, हमारा रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि त्रिज्या के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अतः आप स्पष्ट लिख सकते हैं कि व्यास बराबर दो गुने त्रिज्या, यानी व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का दोगुना होता है। और जो त्रिज्या जो हमारा होता है, यानी जो त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। यानी जो हमारे पास व्यास हुआ इसका आधा हुआ, यानी व्यास बटा 2। इसको आप अंग्रेजी में भी लिखना चाहें तो D बराबर हो जाएगा 2R और R बराबर हो जाएगा D/2। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको आप आसान भाषा में भी समझ लीजिएगा कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, या त्रिज्या की उसकी दोगुनी लंबाई जो होती है ना, वह व्यास हो जाती है। यानी व्यास की जो लंबाई हो जाती है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। और त्रिज्या की जो लंबाई होती है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह इसके व्यास की आधी होती है, यानी उसका आधा होता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं बाबू
आर्क के बारे में, लेकिन आर्क से पहले हम कॉर्ड के बारे में पढ़ लेंगे, जीवा के बारे में पढ़ लेंगे। जीवा के बारे में पढ़ेंगे ना तो एक बार फिर से डायमीटर का रिवीजन हमारे पास हो जाएगा। देखिए जीवा क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। जीवा, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूं हमारे पास ये पॉइंट था। जीवा क्या होता है जरा देखिए, जैसे कि हमने आपको व्यास के बारे में बताया था ना, जीवा का भी सेम वही काम होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, किसी भी वृत्त के परिधि से दोनों तरफ से जो उसके अंतः बिंदु को, या वैसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों अंतः बिंदु, ठीक है ना, वृत्त की परिधि को छुए, इसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त की परिधि को छुए, यानी वैसा लाइन सेगमेंट जो, ठीक है ना, दोनों अपने अंतः बिंदु से वृत्त की परिधि को छुए। दूसरे भाषा में अगर इसको आप समझना चाहें तो वृत्त की परिधि से अवस्थित या वृत्त की परिधि पर अवस्थित कोई एक बिंदु से होते हुए उसी वृत्त के क्षेत्र के अंदर से जाते हुए वृत्त के परिधि पर अवस्थित दूसरे बिंदु को छुए, वह रेखा हमारा जीवा कहलाती है, यानी जिसको आप कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम लाइन सेगमेंट ए बी की बात करें तो हमारे पास, हम अभी आपको कॉर्ड बता रहे हैं, कॉर्ड यानी जीवा, ठीक है ना, कॉर्ड यानी जीवा। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, ए बी हमारे पास कॉर्ड हुआ, यानी जीवा हुआ। ठीक है बाबू, और यह किस वृत्त के किसी भी दो छोर को आप टच करवाइए, वृत्त के किसी भी दो छोर को टच करवाइए। अच्छा, एक समय ऐसा भी तो आया होगा ना जब वृत्त को उस छोर पे, क्योंकि मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। एक जीवा वैसा भी आया होगा ना जो वृत्त को एक छोर से दूसरे छोर को छूते समय वह केंद्र से होकर गया होगा, केंद्र से होकर गुजरा होगा। क्योंकि ये सब जितने सारे जो मैं लाइन खींच रहा हूं बाबू, जितने सारे ये लाइन जो आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे शो कर रहा हूं, ये सबके सब क्या है, जीवा है। सबके सब क्या है, जीवा है, यानी ये सबके सब वृत्त के कॉर्ड है, जीवा है, जो वृत्त की परिधि को एक छोर से दूसरे छोर पे क्या किए हैं, टच किए हैं। यह वैसा लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, जो वृत्त की परिधि को दोनों छोर से अपने अंतः बिंदु से, यानी एंड पॉइंट से क्या किया है, टच किया है, उसे छुआ है। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बात बता रहा हूं, जैसे कि ये सब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, जीवा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक वैसा भी तो जीवा हुआ होगा ना जो इस वृत्त को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाते समय या उसको छूते समय यह केंद्र से होकर गया होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरा होगा, बिल्कुल हुआ होगा। इस स्थिति में यह तो डायमीटर हो गया ना, यह तो डायमीटर हो गया जो केंद्र से होकर गुजरा हुआ होगा। अब वृत्त को यह बराबर हिस्सा में बांट भी रहा है, तो इस स्थिति में हम आसानी से कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, यानी वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है ना, यानी longest chord is called diameter। यानी बाबू कहने का अर्थ ये हुआ कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। तो व्यास का डिफिनेशन और व्यास को समझने के लिए आपको जीवा का भी प्रयोग किया जा सकता है, जीवा से भी आपको एग्जांपल दिया जा सकता है, और व्यास के लिए हमने त्रिज्या का भी रिवीजन कर लिया। तो इसीलिए अगर हम इसको टर्म वाइज अगर सीक्वेंस फॉर्म में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब आप जीवा के बारे में यहां से भी बता सकते हैं कि व्यास के बारे में कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, यानी सबसे बड़ा, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है ना बाबू, यह वृत्त का क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, यानी वृत्त का व्यास हो जाता है। यानी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा हो जाती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है, यानी उसका डायमीटर कहलाती है। क्यों? क्योंकि यह जो कॉर्ड है, यह जो जीवा है, यह वृत्त को एक छोर से दूसरे छोर में छूते समय यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, और इस स्थिति में यह
इस जीवा में, इन सभी जीवाओं में सबसे बड़ी जीवा होती है। और चूंकि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा हुई वह डायमीटर का काम किया और यह वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस स्थिति में हम आसानी से कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा हुई वह क्या कहलाई, हमारा व्यास कहलाई। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब हम जानेंगे आर्क के बारे में कि हमारा चाप क्या होता है। हमने कॉर्ड को पढ़ लिया, अकेले होने की वजह से बाबू यही दिक्कत हो जाती है। देखिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, मैं आपको आर्क के बारे में पढ़ा दिया हूँ, मैं सेगमेंट के बारे में भी, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के बारे में बता दिया हूँ, और वीडियो शूट नहीं हो रहा है। वीडियो रुक गया था, मेमोरी फुल हो गया था और वीडियो रुक गया था। अभी जब मैं चेक करने गया कि यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखा कि वीडियो रुका हुआ है, तो मैं एक बार फिर से मैं आपको आर्क से बताने का काम करूंगा। चाप से मैं आपको बताऊंगा कि चाप क्या होता है। जरा देखिए, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और वह उधर वीडियो रुक गया है। क्या कीजिएगा, अकेले में यही एक दिक्कत हो जाती है ना। अब कोई एक आदमी साथ में रहता तो देखते रहता कि वीडियो किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से बन रही है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट का जो हमारा मेहनत जो रहा वह बेकार चला गया। चलिए पहले रुक दीजिए, देख लेने दीजिए चल रहा है कि नहीं। हाँ अभी तो चल रहा है फिलहाल। चलिए एक हम पहले ब्रीथ ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्रीथ हो गया, ये सेंटर हो गया। हाँ तो मैंने आपको आर्क के बारे में ये बताया था बाबू, चाप, जिसको हम अब चाप कहते हैं, आर्क, ARC इसका स्पेलिंग होता है। चाप वह होता है बाबू, यानी किसी वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। किसी भी वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, और वह हिस्सा वृत्त का आर्क यानी चाप कहलाती है। जिसे मान लीजिए बाबू कि ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक का हिस्सा मान लीजिए हम ले लेते हैं, यहां से यहां तक का हिस्सा, यह हिस्सा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, यानी यह आर्क कहलाएगा। ठीक है ना। यानी वृत्त की परिधि, जो हमारी जो वृत्त की जो परिधि जो होती है ना, ठीक है ना, इसका एक टुकड़ा या इसका एक हिस्सा या इसका एक भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है, यानी उसका आर्क कहलाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी मैं समझा दूं। जैसे ये वाला हिस्सा, मान लीजिए कि वृत्त का परिधि का ये वाला हिस्सा, मान लीजिए कि हमने इस परिधि को यहां से और यहां तक ले लीजिए। इस स्थिति में ये वाला जो हिस्सा हुआ बाबू, यह क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, यानी आर्क कहलाएगा, यानी यह वृत्त की परिधि का आर्क कहलाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि अब आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है। यानी वृत्त की परिधि का क्या हो जाता है, यह एक हिस्सा हो जाता है, एक टुकड़ा हो जाता है, एक उसका भाग हो जाता है, और वही भाग क्या कहलाता है, हमारा आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। देखिए हम आपको सेगमेंट के बारे में ही पढ़ा दिया था, हम आगे तक बढ़ गए थे, लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। तो जरा देखिए बाबू, सेगमेंट ना दो प्रकार के होते हैं, जो वृत्तखंड जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है माइनर होता है, एक जो होता है मेजर होता है। माइनर जो सेगमेंट होते हैं ना, उसको जो छोटा वाला जो वृत्तखंड होता है उसे माइनर सेगमेंट कहा जाता है, जो बड़ा वाला वृत्तखंड होता है ना उसे मेजर सेगमेंट कहा जाता है। जैसे कि जीवा के लिए मैंने आपको बताया कि बाबू अगर उस जीवा को छोड़ दिया जाए जो वृत्त के केंद्र से होते हुए, ठीक है ना, वृत्त की परिधि को दोनों छोरों से क्या करे, छुए, जिसे आप डायमीटर कहते हैं। ठीक है ना। इस स्थिति में बाबू सिर्फ अगर इसको छोड़ दिया जाए, यानी वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है जिसे हम व्यास कहते हैं, या वृत्त के व्यास को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो इसके अदर जो जीवा जो होते हैं ना, जो वृत्त को, ठीक है ना, दो हिस्सों में बांटते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या वृत्त का व्यास को छोड़कर बाकी जो वृत्त की जितनी सारी जो जीवा जो होती है ना, वृत्त की जो भी जो जीवा होती है ना, यह वृत्त को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, यानी दो असमान हिस्सों में बांट देती हैं। वह अनइक्वल पार्ट होते हैं, वह बराबर नहीं हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा हो जाता है, एक छोटा होगा, कोई एक छोटा हो जाएगा तो कोई एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा। इस स्थिति में जो हमारा जो सेगमेंट जो होता है बाबू, जो माइनर जो सेगमेंट होता है,
जिसको छोटा वाला हिस्सा कहा जाता है, यह छोटा वाला हिस्सा होता है। और एक होता है हमारे पास मेजर सेगमेंट, जो बड़ा वाला हमारे पास वृत्तखंड होता है, यानी वह हिस्सा होता है बड़ा वाला हिस्सा। अब उसको हम जानेंगे कैसे इस फिगर से, तो जरा देखिए, हम डायमीटर को नहीं लेंगे, डायमीटर को बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डायमीटर क्या कर देता है, यह वृत्त को क्या करता है बाबू, वृत्तखंड में बांटता है, सेगमेंट में बांटता है, लेकिन यह दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी वृत्त को दो अर्धवृत्तों में कर देता है, ठीक है ना, यानी दो समान हिस्सों में इसको क्या कर देता है, बांट देता है। तो अभी हम डायमीटर को नहीं लेंगे, ये मान लीजिए कि डायमीटर हमारे पास नहीं है, ठीक है। डायमीटर को छोड़ के मान लीजिए कोई अगर हमारे पास कोई ये वाला ही जीवा हो गया, ठीक है ना, तो ये वाला जीवा जरा देखिए तो बाबू, एक टोटल यहां से यहां तक का हिस्सा दिख रहा है ना, इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है। एक देख रहे हैं ना, एक बस ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना। अगर इस जीवा अगर AB की बात की जाए तो AB जो एक जीवा है बाबू, ठीक है ना, यह वृत्त को दो अनइक्वल पार्ट में बांट दी है, दो असमान हिस्सों में बांट दी है। एक हिस्सा जो बड़ा वाला हिस्सा है, एक हिस्सा जो छोटा वाला हिस्सा है। तो ये जो बड़ा वाला जो हिस्सा है ना, बड़ा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है। और जो छोटा वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको माइनर सेगमेंट बोला जाता है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, यानी यह जो वृत्तखंड का क्या है, छोटा वाला हिस्सा है। तो वृत्तखंड का छोटा वाला हिस्सा को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले हिस्सा को मेजर सेगमेंट कहा जाता है। और वह सेगमेंट हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो यह सेगमेंट वृत्त की जीवा के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक बार आपको और मैं समझा दूंगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये हम एक वृत्त ले लेते हैं बाबू, एक हमने ये वृत्त ले लिया, ठीक है ना। मान लीजिए कि हम यहाँ से जीवा ले लिए, ठीक है ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि ये मान लीजिए कि हमारे पास AB क्या हो गया, एक हमारे पास यह जीवा हो गया, ठीक है ना। ये वृत्त का हमारे पास केंद्र है, ध्यान में है। तो देख रहे हैं ना, एक ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा, और इसके अंदर मौजूद ये जितने सारे क्षेत्र हैं, यह बड़ा है ना इसके अपेक्षा तो ये बड़ा है ना। तो जो बड़ा है वही हमारा मेजर कहलाया, यानी मेजर सेगमेंट कहलाया, और जो छोटा है वही हमारा माइनर सेगमेंट कहलाया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्टर की तरफ। सेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने अभी सीखा कि जो हमारे पास सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट क्या होता है, तो बाबू वृत्त की वह जीवा, ठीक है ना। हम ये सेक्टर के लिए भी इसी टाइप से परिभाषा का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको सेगमेंट को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त को दो असमान हिस्सों में बांट दे, वह वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाते, सॉरी वृत्त का वृत्तखंड कहलाती है, ठीक है ना। यानी वृत्त का वृत्तखंड यानी सेगमेंट्स कहलाते हैं। सेगमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो बड़ा वाला वृत्तखंड होता है वह क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, और जो छोटा वाला वृत्तखंड हो जाता है वह माइनर हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्टर के बारे में, और सेक्टर का भी परिभाषा कुछ इस प्रकार से ही होगा और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। चलिए एक हम पहले वृत्त अपना तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे आज का तो लगता है कि लक ही खराब है। देखिए फिर मेमोरी इनफ हो गया, स्पेस बढ़ गया। अभी मैंने कुछ डिलीट किया वीडियो, तब जाके फिर मैं वीडियो शूट करना शुरू किया। अब मैं नहीं देखता, क्योंकि बार बार, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अकेले हैं, हमें दोनों तरफ देखना होता है, कैमरा को भी देखना होता है और यहाँ पे पढ़ाना भी होता है। देखिए मैंने फिर आपको सेक्टर के बारे में पढ़ाया, बता दिया, और यह जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था ना सेगमेंट तक ही हुआ था, फिर मेमोरी इनफ होके वो बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था। देखिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोशिश अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अब बराबर मुझे देखना पड़ रहा है। चलिए बाबू हमने सेगमेंट के बारे में जाना ना, अब सेगमेंट के बाद ना अब हम सेक्टर के बारे में जानेंगे। सेक्टर के बारे में जानेंगे, इस सेक्टर क्या होता है, यह हमारे पास सेंटर हो गया। त्रिज्या खंड, अब इसमें त्रिज्या आ गया है, यानी रेडियस की बात आ रही है। यानी वृत्त की दो त्रिज्याएं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं, ठीक है ना, उसके साथ में चाप के द्वारा
घिरा गया जो क्षेत्र होता है, जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ना, वह वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि वृत्त की दो त्रिज्याओं द्वारा, यानी एक मान लीजिए ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, ठीक है, ये वृत्त की दो त्रिज्याएं होगी, 1 और 2। इसके साथ ही साथ उस चाप के द्वारा भी, तो वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा, एक हिस्सा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इससे जो घिरे हुए जो क्षेत्र बनते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाते हैं। यानी यह वृत्त का क्या कहलाया, त्रिज्या खंड कहलाया, यानी जिसको आप सेक्टर बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर। यह वृत्त का क्या कहलाया, त्रिज्या खंड कहलाया। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका नामकरण कर देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट O है, A है और यहाँ पे B है, तो यहां से AOB का जो क्षेत्र है ना बाबू, यहां से AOB का जो क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र हमारा क्या कहलाया, त्रिज्या खंड कहलाया। ठीक है, मैं एक बार को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। यानी वृत्त की जब दो त्रिज्याएं, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं साथ ही वृत्त का आर्क यानी चाप के द्वारा, ठीक है ना, जो घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ना, वह वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाती है, यानी उसका सेक्टर कहलाती है। सेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाते हैं आपके माइनर सेक्टर और एक हो जाते हैं मेजर सेक्टर। तो जो छोटा वाला जो हिस्सा हो जाता है, एक यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूं माइनर, यानी एक जो होता है जो छोटा वाला हिस्सा होता है, एक होता है मेजर, यानी एक जो होता है बड़ा वाला हिस्सा होता है। ठीक है बाबू, तो जो छोटा वाला हिस्सा हुआ, तो ये वाला हिस्सा, अगर हम इस हिस्सा की बात करें, अगर ये वाले हिस्से की बात करें, ये वाले, तो ये हिस्सा क्या है, छोटा है ना इसके अपेक्षा, देख रहे हैं ना, ये बड़ा है पूरा, यहां से यहां तक है। ठीक है ना, तो इसके अपेक्षा जो छोटा वाला हिस्सा हुआ, यह क्या हुआ, माइनर सेगमेंट हुआ। और यह जो बड़ा वाला जो हिस्सा हुआ, यह पूरा यहां से लेकर यहां तक, देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला हिस्सा मेजर कहलाया, यानी मेजर सेक्टर। ठीक है ना, मेजर सेक्टर यानी बड़ा वाला त्रिज्या खंड, या इसको दीर्घ त्रिज्या खंड भी कहा जाता है, और छोटे वाले को लघु त्रिज्या खंड भी कहा जाता है। उम्मीद है कि अब आप सेक्टर के बारे में भी समझ गए। चलिए अब हम टेंजेंट के बारे में समझ लेंगे, और इसी टेंजेंट में थोड़ा सा हम सेकेंड के बारे में भी समझेंगे कि वह क्या होता है। ठीक है ना, तो आइए थोड़ा सा हम टेंजेंट के बारे में जाने। मान लीजिए कि यह एक वृत्त हुआ हमारे पास दोस्तों, यह हमारा केंद्र बिंदु हो गया। तो स्पर्श रेखा वह होती है, यानी टेंजेंट वह होता है ना, जो वृत्त के बाहरी हिस्सा से, जो वृत्त को बाहरी हिस्सा से किसी एक बिंदु पे छुए। यानी वृत्त के जो बाहरी जो यह हिस्सा हुआ, यानी इसका जो परिधि हुआ, यानी बाहरी हिस्सा को ना, या दूसरे भाषा में इसको आप कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि को वैसा लाइन, वैसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किसी एक छोर से किसी एक बिंदु पे छुए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इसका बाहरी बिंदु हो गया। ठीक है ना, बाहरी बिंदु नहीं बोलिए, ठीक है ना, ऑन द लाइन बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वृत्त की परिधि पर। ठीक है ना, तो बाहरी वाला बातें हटा दीजिए। ठीक है ना, तो यहां से वृत्त की परिधि पर अवस्थित किसी एक बिंदु को जब कोई लाइन छूती है, ठीक है ना, इस स्थिति में हम इसे टेंजेंट कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, यानी इसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है। स्पर्श रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रेखा। ठीक है ना, स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट क्या हुआ, आपको पता चला ना, कि वृत्त की परिधि पर अवस्थित किसी एक बिंदु को जो लाइन छूती है, जो रेखा छूती है ना, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यानी टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वह रेखा वृत्त की परिधि पर, ठीक है ना, अवस्थित, जिस पॉइंट पर वह रेखा छूती है, जिस जो रेखा छूती है उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर वह रेखा वृत्त की परिधि पर उसे छू रही है, उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। यानी स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप कांटेक्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कांटेक्ट पॉइंट। ठीक है ना, जो स्पर्श बिंदु होती है। तो आपको पता चल गया कि स्पर्श बिंदु क्या होती है,
वृत्त की परिधि पर अवस्थित वह बिंदु जिससे कोई एक लाइन उसको क्या करती है, छूती है। इस स्थिति में उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु को छूता है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास जो स्पर्श जो रेखा होता है ना, यानी जो टेंजेंट जो होता है ना बाबू, वह वृत्त को हमेशा एक ही बिंदु पे यानी वृत्त की परिधि पर अवस्थित एक ही बिंदु को टच करता है हमेशा, ठीक है ना। यानी जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त की परिधि पर अवस्थित बस एक और सिर्फ एक ही बिंदु को छूती है, उसके कांटेक्ट में रहती है, उसे टच करती है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। इस रेखा को हमने टेंजेंट कहा। जिस पॉइंट पे इसने छुआ, जिस एक पॉइंट को उसने छुआ, वह पॉइंट जो वृत्त की परिधि पर अवस्थित था, उस परिधि को क्या कहते हैं, कांटेक्ट पॉइंट या स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपको मैं बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। वृत्त के केंद्र से लिया गया जो लंब होता है यानी वृत्त के केंद्र से उस स्पर्श बिंदु पे लिया गया जो लंब होगा, जिसको आप त्रिज्या भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इस स्थिति में वह इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक छोटी सी बात है मैं आपको बताना चाहूंगा। वह लाइन सेगमेंट या वह रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को एक छोर से दूसरे छोर पे छुए, वह क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और यही अगर लाइन सेगमेंट लाइन में बदल जाए, मीन्स यह इसको बाइसेक्ट करते हुए आगे की तरफ निकल जाए, बाइसेक्ट करते हुए आगे की तरफ निकल जाए, ठीक है ना। इस स्थिति में हम इसे सेकेंड कहते हैं, जो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड यानी प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, यानी यह क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। अभी गला उतना ठीक नहीं हुआ है, फिर भी कोशिश है कि आपको हम पढ़ा देंगे। तो आज हमने वृत्त के बारे में जाना, हमने पढ़ा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेकेंड क्या होता है, जिसके हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या इसको छेदक भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं, प्रतिच्छेदी रेखा, या इसको छेदक रेखा भी कहा जाता है, छेदक रेखा भी कहा जाता है। तो आज हमने वृत्त के बारे में जाना, वृत्त की परिभाषा के बारे में जाना, जो भी इसका जो बेसिक जानकारी से लेकर जो टॉप तक जो था, यानी लो से लेकर हाई तक तमाम चीजों के बारे में हमने जाना पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो विश्लेषण होगा आपकी सुविधा के अनुसार देखा जाएगा। मेंसुरेशन हो सकता है कि मैं चालू कर दूं, और यदि आपको कोई समस्या है तो जरूर आप हमसे बताइएगा। और हाँ, अब आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चैनल से दोस्तों को जोड़िए। हर चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बेसिक मैथ का, साथ ही साथ आपको ट्रिकी मैथ का, क्लास 9 क्लास 10 तमाम चीजों के बारे में यह प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। क्लास 9 10 के स्टूडेंट हैं तो आप वहां से अपना चैप्टर वाइज अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन से जुड़े हुए बच्चे हैं तो जैसे कि हम आपको ट्रिकी मैथ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से भी कंपटीशन से जुड़े जो भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है ट्रिक से बनाने के लिए। आप वहां से उससे सीख सकते हैं, जान सकते हैं बेसिक चीज जो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज को पढ़ के अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और जाते जाते मैं जरूर आपसे बोलूंगा, यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।